मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज की अपनी क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के साथ में भारतीय लोगों के मन में जो विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी, उस चिंगारी को मंगल पांडे के विद्रोह ने किस प्रकार से एक तरह से तूल दिया और पूरे भारत, पूरा का पूरा भारत उसके साथ में शामिल हो गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बुद्धिजीवी वर्ग की बढ़ती राष्ट्रीय चेतना, अपने अधिकारों की बढ़ती मांग, अंग्रेजी शासन की दबावपूर्ण नीतियों के गतिविधियों के प्रति बढ़ते असंतोष से यह स्पष्ट हो गया कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। उस समय तक कई राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुके थे, यथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, इंडिया लीग 1875, पूना सार्वजनिक सभा 1867 तथा महाजन सभा 1881। ये सभी संस्थाएं छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही थी, लेकिन फिर भी भारतीयों की अंग्रेजी शासन के प्रति बढ़ते असंतोष को कम नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त परिस्थितियों में अंग्रेजों को अब यह लगने लगा था कि कहीं भारतीय जनता सशस्त्र विद्रोह न कर बैठे और अपने साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देने एवं भारतीयों को संतुष्ट करने हेतु एओयूम के संरक्षण में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को प्रस्तावित किया और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था वो यह था कि अंग्रेज इसके माध्यम से अपने साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देते रहेंगे और भारतीयों को ये लगेगा कि अंग्रेज भारतीयों के हित में कार्य कर रहे हैं, और अंग्रेज़ों ने इसको इसी तरह का एक टूल बनाने की कोशिश की। इसी क्रम में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया, लेकिन यह अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तैलंग, नारायण गणेश चंद्रावरकर आदि बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि कांग्रेस के जो सदस्य होंगे वो सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्ति दिखाएंगे और स्वामी भक्ति दिखा करके और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका सिर्फ गुणगान ही करेंगे। धीरे धीरे लेकिन यह ब्रिटिश सरकार का यह सपना बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। उसका कारण ये था कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इसकी सदस्य संख्या बढ़ती गई। कांग्रेस के अधिवेशनों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही भारतीय जनता में जो असंतोष था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। उसका कारण ये था कि कुछ कांग्रेस के सदस्य यह चाहते थे कि हम ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में रहकर कार्य करें और कुछ यह चाहते थे कि हम ब्रिटिश शासन के साथ बाकायदा अपनी लड़ाई लड़ें और अपनी लड़ाई लड़के ब्रिटिश शासन के साथ अपना सब कुछ वापस हासिल करें। इसी के साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अधिकारों तथा सुधारों के लिए दबाव बनाने का कार्य शुरू हुआ। प्रारंभ में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में रहकर भारत में सुधारों की मांग की और कांग्रेस का यह काल उदारवाद का काल कहलाया। उदारवाद का जो काल था, उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे वो यह चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाएं। अंग्रेजी शासन को वो भारत के लिए वरदान समझते थे और ब्रिटिश न्यायप्रियता में उनकी पूरी आस्था थी। संवैधानिक तथा क्रमिक सुधारों में वो विश्वास करते थे और संवैधानिक और क्रमिक सुधारों के साथ में ही वो भारत में परिवर्तन की अपेक्षा भी रखते थे। इसके साथ में ही उनकी जो भाषा थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, वो अनुनय विनय की भाषा थी और वो ब्रिटेन के साथ में लॉन्ग टर्म संबंध रखने की इच्छा रखते थे। उनके अंदर त्याग की भावना थी और वो ब्रिटिश शासन के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार थे और वो जन आंदोलन से बहुत दूर थे, क्योंकि वो ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश शासन में अपना पूरा विश्वास रखते थे और ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उदारवादियों की ब्रिटिश शासन के प्रमुख मांगे इस प्रकार की थी। वे चाहते थे कि विधानमंडलों का विस्तार हो और विधानमंडलों का विस्तार होकर के उसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, निर्वाचित भारतीयों की प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो, सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाए और भारतीयों को उच्च सैनिक शिक्षा दी जाए।
औद्योगिक शिक्षा का प्रचार हो, राजकीय सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, भारत परिषद तथा प्रीवी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ब्रिटिश कॉमन सभा में भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाए और शस्त्र कानून जो था उसमें संशोधन किया जाए, जिसके माध्यम से भारतीयों को कम से कम शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए। साथ में भूमि कर में कमी, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध, बेगार प्रथा का उन्मूलन, इस प्रकार की मांग उन्होंने ब्रिटिश सरकार से की। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति का विरोध किया। उन्होंने ये कहा शासकीय व्यय में कमी की जाए और शासकीय सेवा संबंधी परीक्षाएं इंग्लैंड तथा भारत दोनों स्थानों पर होनी चाहिए, जो केवल इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। इसके साथ में अगर हम ये देखें तो उदारवादी जो थे वो उदारवादी भारतीयों का नहीं बल्कि केवल कुछ शिक्षित व्यक्तियों का समूह था, और ये जो शिक्षित व्यक्ति थे ये उच्च शिक्षा संपन्न थे, उच्च वर्ग के सुविधा संपन्न लोग थे। वे यह चाहते थे कि भारत में क्रमबद्ध तरीके से स्वराज स्थापित हो, और क्रमबद्ध तरीके से जो स्वराज स्थापित हो उसमें हम ब्रिटिश सरकार से लड़े नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार को एक तरह से मजबूर करें कि वो हमको अपना स्वराज्य वापस दे, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के पूरी तरह से अनुकरण से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से पूरी तरह से प्रभावित थे। इसीलिए वो ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में रह कर के ही अपना विकास करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उदारवादियों के इस मंतव्य को सिद्ध नहीं होने दिया, और इस मंतव्य को जब सिद्ध नहीं होने दिया उसका परिणाम ये रहा कि भारतीय लोगों के मन में जो विद्रोह की आग चल रही थी, उस विद्रोह की आग के चलते कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। दूसरा जो हिस्सा था कांग्रेस का वो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, और उग्रवादी वो इसलिए थे, वो ये चाहते थे कि हम ब्रिटिश शासन से लड़ें और लड़कर अपना हिस्सा उनसे छीन ले एक तरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतने टाइम से हमें केवल लालच दे रहे थे, इतने टाइम से हमें बहला रहे थे और हमारे राष्ट्रवाद की बात या हमारे स्वशासन की बात को दरकिनार किया जा रहा था। उस समय उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण थे। कांग्रेस के प्रति शासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। 1892 का अधिनियम, विश्व की घटनाओं का प्रभाव, विश्व में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और भारतीय भी उससे प्रभावित थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा धर्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था। प्राकृतिक विपदाओं के समय भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति किसी प्रकार का किसी प्रकार की राहत उन्होंने नहीं दिखाई। साथ ही आर्थिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय साहित्य जो था वो पूरे भारत में प्रचारित होता जा रहा था और लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। अंग्रेज़ों की जातीय श्रेष्ठता की भावना, मतलब अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अन्य लोगों को अपने से कमतर समझते थे। तो इसकी वजह से भारतीयों में ये एक तरह से यूनिटी आई। भारतीयों ने इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर और अपने नेतृत्व को परिवर्तित करके वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों से हमें लड़ना पड़ेगा, बिना अंग्रेज़ों से लड़े वो हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, और जब तक वो हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे तब तक हम ब्रिटिश शासन का विरोध करते रहेंगे, तब तक हम ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रिटिश शासन की जो कार्यक्रम है, जो उनका तरीका है, उस तरीके को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, हमें हमारा स्वराज्य नहीं मिल जाता है, हमें अपने ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। और इसी के साथ में जो उग्रवादी थे उन्होंने अपने जो टूल्स थे या अपने साधन थे अंग्रेज़ों के प्रति विरोध के, उन विरोधों में उन साधनों में भी परिवर्तन किया, जहाँ उदारवादी अपने अनुनय, विनय और रिक्वेस्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों के साथ में अपना प्रस्ताव रखते थे या अपनी मांगों को सामने रखते थे। उग्रवादियों ने इसको परिवर्तित किया और उन्होंने अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाया और राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दिया। अब तो ये कहा जा सकता है कि उग्रवादियों ने बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से अंग्रेज़ों के ऊपर एक तरह से दबाव बनाना चालू किया, और अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बना करके भारतीयों के स्वशासन की मांग को मुखर तरीके से उठाया और मुखर तरीके से उठा करके अपना एक
एक पक्ष रखा। इसके साथ में ही भारत में जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ, तो महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ में जो ये आंदोलन की आग पूरे भारत में चल रही थी, उस आंदोलन की आग को एकता मिल गई, यूनिटी मिल गई। सारे लोग आकर के महात्मा गांधी के साथ जुड़ने लगे और महात्मा गांधी के साथ जुड़ करके उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। इसके बाद बच्चों, मैं आप लोगों को 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। एक मिनट तो 14 सेकंड का यार, इसमें तो यार मर गया ये रहा। गुड मॉर्निंग। ये सेव नहीं हुआ क्या यार?